नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया हो। आप सोचिए कि मदुरै हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई और पिटीशन में एक पूर्व आईएएस ऑफिसर ने कुछ खुलासे किए और कहा कि मेरी सिक्योरिटी मुझे दी जाए, और मेरी सिक्योरिटी राज्य सरकार ने हटा ली है। उन आईएएस ऑफिसर का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो व्यक्ति अगर चाहता तो 1,00,000 करोड़ के घोटाले में, 1,00,000 करोड़ के मामले में वो 2-4-5 हजार करोड़ लेकर कहीं विदेश में शिफ्ट हो सकता था, 100-200-500 करोड़ लेकर भी विदेश में शिफ्ट हो सकता था। लेकिन वो अधिकारी एक सामान्य से घर में रहता है, परिवार के लोग भी सामान्य व्यवस्था में रहते हैं। जिस समय वो अधिकारी थे उस समय भी उस सरकारी व्यवस्था का मिनिमम इस्तेमाल करते थे, और आज राजनीति को जिस प्रकार से हिलाया उस व्यक्ति की ईमानदारी ने, आप सोचिए कि उस व्यक्ति की ईमानदारी ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। जब वो व्यक्ति, मतलब आप सोचो कि एक व्यक्ति आईएएस की एग्जाम देता है, आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, एलाइड में चला जाता है। एलाइड में जब वो जाता है तो उसको लगता है कि मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट में रख दिया गया है, मैं यहाँ बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता, नौकरशाही, ये मैं क्लर्क का जॉब नहीं कर, क्लरिकल जॉब सेक्रेटरीट में नहीं कर सकता कि सुबह 9 से शाम को 5 तक या 6 तक मैं काम करूं और फिर रोज घर चला जाऊं। मुझे देश की सेवा करनी है। मैं इसलिए इस प्रोफेशन में नहीं आया कि मुझे नौकरी करनी है, मैं इसलिए इस प्रोफेशन में आया कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे तमिलनाडु की सेवा करनी है, मुझे तमिलनाडु को उठाकर रखना है। आप सोचकर देखिए कि ऐसे अधिकारी अगर हमारे यहाँ मानक पर खरे उतरें या इनको काम दिया जाए तो पूरी व्यवस्था हिलकर रख जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो माफिया हैं, जो करप्शन के सौदागर हैं, पॉलिटिशियन से लेकर और आईएएस ऑफिसर तक, वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें कोई एक अधिकारी ऐसा निकल जाता है जो पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। आज जब हाई कोर्ट ने उनकी व्यथा सुनी और हाई कोर्ट ने पूरा मामला सुना तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के भी होश उड़ गए होंगे। 28 साल की उस व्यक्ति ने नौकरी करी, 26 बार ट्रांसफर हुआ, 26 आउट ऑफ 28 ईयर्स, यानी कि 1 साल कहीं टिक गए हो तो बहुत बड़ी बात है। आखिर इनका कसूर क्या था ये मालूम है? इनका कसूर ये था कि रिश्वत नहीं लेते और अपने यहां एक बोर्ड लगाकर रखते हैं। मतलब जहां जब भी इनकी पोस्टिंग हुई तो वहां एक बोर्ड लगा था, हमेशा वो बोर्ड लगाते हैं अपने ऑफिस के बाहर, रिश्वत मत लो और सम्मान से जियो, रिश्वत मत लो और सम्मान से जियो। मैं रिश्वत नहीं लेता, सम्मान से जीता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। ऐसे आप सोचो कि एक व्यक्ति एविडेंस ना मिट जाए, एक कलेक्टर, एक आईएएस ऑफिसर कि कहीं एविडेंस ना मिटा दिए जाए, वो पूरी रात चारपाई डालकर शमशान घाट में सोता है। आपने कभी सुना है कि एक आईएएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक शमशान घाट में रात में बिस्तर लगाकर सोता है? क्यों सोता है? क्योंकि माफियाओं ने वहां डेड बॉडी गड़ाई होती हैं और सुबह ये संभव है कि माफिया रात में बॉडियां साफ कर देंगे, और पूरा सिस्टम चूंकि मिला हुआ है, पूरी पॉलिटिक्स मिली हुई है, इसलिए इनको आशंका थी कि हमारे सिस्टम की मिली भगत से ये डेड बॉडियां रात में गायब हो जाएंगी। इसलिए जिलाधिकारी ने अपना बिस्तर ही शमशान घाट पर लगा लिया। प्रशासन की मजबूरी थी कि जिलाधिकारी शमशान घाट पर लेट रहा है तो प्रशासन को सुरक्षा देना भी मजबूरी थी। आप सोचिए कि ताकतवर हस्तियों ने इनको जीना हराम कर दिया हो। मैं आज उनकी व्यथा जो हाईकोर्ट में आई और उनके द्वारा नौकरशाही के ईमानदारी के प्रतीक के रूप में, यानी कि भारत को अगर भारत बनाना है, भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, भारत को अगर सही करना है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पॉलिटिशियन पर दाग जरूर लगता है, पॉलिटिशियन पर सवाल जरूर खड़ा होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि उनको ना तो तमीज है,
मैं समझता हूं न तो तमीज है, और अगर तमीज है तो वो भी उस सिस्टम में घुले हुए हैं। ईमानदार है तो उसको मालूम नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है, और पॉलिटिशियन बेईमान है तो उनके साथ मिलना है। ये बात आप हमेशा देखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूं। पिछली सरकार में करप्शन करने वाला अधिकारी जिसका नाम खूब चर्चा में रहा हो, नई सरकार जब बनती है तो उसको लेकर आती है, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रिश्वत लेकर या जो व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको प्रशासनिक अनुभव बहुत अच्छा होता है। रिश्वत या घोटाले वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रशासनिक अनुभव बहुत अच्छा होता है। अब प्रशासनिक अनुभव अगर पिछली सरकार के एक आईएएस ऑफिसर को था तो नई सरकार बनती है, कहीं पर भी ये पूरे देश का ट्रेंड है, नई सरकार बनती है तो उसी अधिकारी को वो अपने साथ रखता है, क्योंकि उसको प्रशासनिक अनुभव होता है और करप्शन के रास्ते मालूम होते हैं। नई सरकार को भी उन रास्तों को वो खोल कर दिखाता है और नई सरकार भी उस पर चलती। अब सरकार अगली बार बनेगी या नहीं बनेगी बात अलग की है, लेकिन 50,000 या 50 लाख करोड़ का घोटाला हो गया जो वंशों के लिए है, जो उनके हजारों पीढ़ियां उनको खाएंगी पिएंगी। इसलिए सरकार कोशिश करती है कि पिछली सरकार में जो सबसे नामची गिरामची हो, जो प्रशासन को समझता हो, जो प्रशासन के साथ खेल लेता हो, उसको लाया जाए। नई सरकार भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढती या ऐसे व्यक्ति को पोस्टिंग अपने नजदीक नहीं भटकने देती जो डेड ऑनेस्ट हो, और ऑनेस्टी उसके चेहरे से दिखती हो, उसके परिवार से दिखती हो, उसके रहन सहन से दिखती हो। एक आईएएस ऑफिसर जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो यू सगायम 1989 बैच के ये पहले सेलेक्ट हुए, और 1989 में जब ये एलाइड सर्विसेज में गए तो इन्होंने 6-7 महीने बाद रिजाइन कर दिया, इनको मजा नहीं आया। फिर ये तमिलनाडु स्टेट सर्विसेज में गए, यानी कि पीसीएस अधिकारी हो गए। पीसीएस के बाद कुछ समय काम करने के बाद वो आईएएस घोषित हो गए, मतलब आईएएस हो गए। आईएएस होने के बाद कलेक्टर हो गए। कलेक्टर जब हो गए तो बहुत सारी चीजें सामने आई। बचपन में मां से उनका स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा बचपन में मां से मिले ईमानदारी के अटूट संस्कार मेरे अंदर भरे हुए हैं जो मैं भूल नहीं पाता हूं। मेरी मां कहती थी कि मातृभूमि की सेवा ही एकमात्र जन्म का उद्देश्य है। अगर मातृभूमि की सेवा नहीं करोगे, करप्शन करोगे या फिर अपनी ड्यूटी से लापरवाही करोगे तो इस अगले जन्म में भी या ऊपर वाला के पास जब हिसाब होगा तो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, सांप, सपेरा, चूहा बनोगे और फिर तुम्हें गधों की तरह मारा जाएगा। इसलिए ईमानदारी से काम करो और सम्मान से जियो, इसी जन्म में सम्मान से जियो। अब ऐसी दफ्तर में जिसके रिश्वत को नकारो, सिर उठाकर जियो, जो अपने दफ्तर में लगाकर रखता हो, जो जिसका नारा हो, आप सोचो कि वो कैसे होगा। जब ये एसडीएम के पद पर थे तो ये जो होटल हैं मदुरई में और बाकी तमिलनाडु के जो और स्थानों पर जहां कहीं भी इनकी पोस्टिंग थी, पेप्सी की फैक्ट्री में घुस गए ये, क्योंकि फैक्ट्री में घुसे तो ये उस समय उसी का काम इनके पास था कांचीपुरम में, तो पेप्सी की फैक्ट्री सीज कर दी। पेप्सी तो आप जानते ही हैं कि भारत में तो सीज नहीं कर पाए, सुषमा जी कितना चिल्लाती रही, सबने चिल्लाया, लेकिन आज भी इनको भारत सरकार सीज नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाती है? ये तो रेगुलेशन की बात आती है, पूरा सिस्टम करप्ट है। रिपोर्टिंग कहां से आएगी? सरकार अगर करना भी चाहे, मोदी जी, योगी जी, बाकी लोग करना भी चाहे तो सिस्टम अप्रूव करना चाहिए, केवल एक पॉलिटिशियन से नहीं होगा। सिस्टम पूरा करप्ट है। जब इनकी पोस्टिंग हुई वहां पर कांचीपुरम में तो इन्होंने प्लांट सीज कर दिया और कहा सब गड़बड़बाजी हो रही। बाद में वो उनको ट्रांसफर कर दिया। अब इनकी जब पोस्टिंग हुई होटलों को लेकर, सिलेंडर सप्लाई होटलों में, जब ये जो नीला वाला सिलेंडर, लाल वाला सिलेंडर, इन्होंने होटलों में छापे मारे, 5,000 घरेलू सिलेंडर पकड़े गए। 5,000 घरेलू सिलेंडर पकड़कर इन्होंने जब्त कर दिए। फिर ये जब आईएएस ऑफिसर हो गए तो इन्होंने अपना आय घोषित की। आपको अंदाजा है कि आय में क्या निकला? 7,172 रुपए। मैं हमेशा से कहता हूं, आप भारत में किसी भी पोस्टिंग पर हो,
अगर ईमानदारी से चलेंगे तो आपके पास पैसे नहीं हो सकते। आप एक घर जीवन में बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप ईमानदारी के पुतले हैं तो आपको इनको देखना चाहिए। इन्होंने अपनी आय घोषित करी 7,172 रुपए और मदुरई में एक घर उन्होंने बनवाया या उसकी जमीन ली थी जिसकी कीमत उस समय 9 लाख रुपए टोटल हुआ करती थी। अपने गांव का घर बेचकर ये मदुरई में एक जगह इन्होंने ली और मदुरई में ही, चूंकि ये मदुरई के बगल के ही गांव के थे तो वहां पर रहे और वहां एक घर ले लिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई ये मेरा घर है जिसकी आज की कीमत 9 लाख रुपए, जब मैंने खरीदी थी तो बहुत कम थी, और 7,172 रुपए हमारे पास हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। मदुरई में पारदर्शी चुनाव हो। आप सोचिए कि चुनाव आयोग ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया था। मदुरई में पोस्टिंग के दौरान चुनाव पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जाने गए। तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, किसी को इन्होंने मतलब वो नहीं करने दिया। अब मदुरई के कलेक्टर बनते ही सगायम की नजर पड़ी अवैध खनन पर, और हम सब जानते हैं पॉलिटिशियन का मेन धंधा तो खनन ही है और पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। और खनन के मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सबसे बड़ा। अब गंगा जी के किनारे गंगा की बालू का खनन होता है, मोरंग का खनन होता है, बदरपुर का खनन होता है, गिट्टी का खनन होता है, पहाड़ों का खनन होता है, पत्थरों का खनन होता है। देश में खनन सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार है, सबसे बड़ा करप्शन का स्थान है। मदुरई में ग्रेनाइट बनता है। आप सोचो ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट की खदानें होती हैं, अवैध खनन वहां शुरू हुए। अवैध खनन होते समय, अब ये थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां गए। अवैध खनन तो हमेशा से चलता है, कोई पॉलिटिशियन देश में ऐसा नहीं है जो अवैध खनन नहीं करवाता। मैं कुछ नामों को नहीं कहता, मोदी जी को, इनको, उनको, बाकी को छोड़ दीजिए। पॉलिटिशियन मोस्टली खनन के काम पर चलते हैं। खनन से मतलब है कि वो जो कुछ भी प्रकृति ने दिया, जिसका खजाना सरकार में जमा होना चाहिए, वो लूट लेते हैं सब। ग्रेनाइट की खदानों में घुसे 16,000। इन्होंने एक प्राइमरी वो लगाई, रिपोर्ट लगाई तमिलनाडु में हाई कोर्ट, मतलब जब इनका खूब होने लगा तो हाई कोर्ट में मामला गया। 16,000 करोड़ का खेल, इन्होंने कहा कि भाई 16,000 करोड़ का खेल हो गया है। डीएमके एआईडीएमके दोनों सरकारों के टाइम पर, खासतौर से डीएमके सरकार होती थी, डीएमके सरकार के बड़े खनन के मामलों को इन्होंने पकड़ लिया। सगायम का तबादला कर दिया गया 24 घंटे के अंदर। लेकिन रिपोर्ट जो लग चुकी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डॉक्यूमेंट बना चुका था, उसका क्या करोगे? मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। ये हाई कोर्ट में इनको बुलाया गया कि भाई पहले वाले कलेक्टर को बुलाओ। इन्होंने कहा कि साहब ये 16,000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला मैंने पकड़ा है जब मैं थोड़े समय तक वहां रहा, जबकि ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है मदुरई का। मदुरई, अब हाई कोर्ट को लगा कि भाई इस पर जांच कौन बिठाएगा, तो स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए भाई सही बात पता लगे कि वाकई में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर के लिए इनका नाम प्रपोज किया। राज्य सरकार ने खुलकर विरोध किया, लेकिन इनको कमिश्नर बना दिया गया। इन्होंने 1800 पन्नों की एक रिपोर्ट लगाई और ये कहा 65,000 करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपया तक। आप सोचिए, 65,000 करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का खनन का खेल इधर हुआ है। अब वो इन्होंने सारी चीजें, अब उनका परिणाम ये निकला कि खनन कैंसिल कर दिए गए, लोग जेल चले गए, बड़े बड़े काम हो गए, बड़ा एक्शन हुआ, बड़ा एक्शन। खनन की कई खदानें कैंसिल कर दी गई, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। हाई कोर्ट के सामने जब आया, फिर उनको आय से अधिक संपत्ति का मामला आया, उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठे। इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, राज्य सरकार मानी नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि तुम ही जांच करके दिखाओ। और मजे की बात यह है कि जो एविडेंसेस थे, खनन माफियाओं ने उनकी हत्याएं भी करी, उनकी हत्याएं करके वहां शमशान में गड़ाई। इनको पता लगा कि जो एविडेंसेस हैं उनकी हत्याएं करके उनको शमशान में गड़ाया गया है, कहीं खोद कर गड़ा दिया गया है। तो ये वहां पहुंचे और उन्होंने जब एविडेंस देखा तो ये लगा कि सुबह इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रात का क्या, ये सारे मिलकर रात को खत्म कर देंगे। उन्होंने अपना बिस्तर वहीं लगा लिया है।
और वहीं लेटे रात भर, जहां पर मुर्दे गड़े हुए थे, जहां पर विक्टिम थे, रात भर वहां लेटे, लेकिन इन्होंने खेला कर दिया और नतीजा ये निकला कि लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जेल होना शुरू कर दिया, लाइसेंस रद्द किए गए। सिस्टम ने सगायम से बदला लेना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण विभागों में काम करने नहीं दिया, इनको ऐसी जगहों पर डाल दिया, जैसे मैं बताऊं, कपड़ा बुनकर सोसाइटी में भेज दिया। आप सोचो, एक कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर को कपड़ा बुनकर सोसाइटी, बोले तुम ये देखो, या साइंस सिटी, बोले तुम ये देखो, जहां कोई काम नहीं है, जहां एक आईएएस का काम है, वहां भेज दिया। मजे की बात यह है कि इनके ट्रांसफर इतने हुए कि पूरी लाइफ में 28 साल की नौकरी में 26 ट्रांसफर किए गए इनके। 2020 में इनको लगा कि भाई ये लोग काम नहीं करने देंगे, डीएमके की सरकार थी और उनको उपेक्षा कर रही थी, कोई काम ही नहीं दे रही थी। अभी उत्तर प्रदेश के एक जालौन जिले के कलेक्टर ने लिखा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर ने लिखा राज्य सरकार को और कहा कि भाई काम ही नहीं है हमारे पास, हमारी सैलरी आदि कर दी जाए या फिर हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह की जाए जहां काम है, वो ईमानदार आदमी है, उसको सिस्टम काम नहीं करने देगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो इन्होंने 2020 में एक वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद अपने घर बैठ गए, लेकिन ये फाइलें जो शुरू हो चुकी थी उसमें एविडेंस तो इनके ही होने हैं। इसलिए इनको एक गनर, राज्य सरकार ने कहा कि इनको एक गनर, पर राज्य सरकार कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा इनको एक गनर मिलना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 1 लाख करोड़ का घोटाला खोला है और जिसमें 100 खदानें कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल हो गए, सैकड़ों लोग अंदर हो गए, इनको खतरा है। राज्य सरकार 2020 में, 2020 तक तो वो अधिकारी थे तब था ही, 2020 में राज्य सरकार को चूंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उनको सिक्योरिटी मिल गई। 2023 में राज्य से जब मुकदमा अपने चरम पर आया तो राज्य सरकार ने इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और हड़काना शुरू कर दिया। माफियाओं ने हड़काना शुरू किया कि ये जो फाइलें तुमने बनाई हैं, जो तुमने ये सब किया है, ये बंद कर दो, इस पर एविडेंस नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो आदत से मजबूर हैं, वही सामान्य से घर में रहते हैं और वहां पर उनकी पत्नी भी सामान्य व्यवस्था में रहती है, अपने मिनिमम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ये गांव के किसान परिवार से आए थे, वैसे ही स्टाइल में इन्होंने मदुरै में अपना घर बार, और कोई ऐसा मल्टी स्टोरी नहीं, कोई हाई फाई नहीं, पैसे नहीं है, क्योंकि सैलरी से अगर सही मायने में चलेगा तो राष्ट्र सेवा ही कर पाएगा। जो मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा जब आईएएस का एग्जाम देता है तो उसके मन में यही होता है कि वो राष्ट्र सेवा करेगा, लेकिन वहां जाकर भेड़ियों के बीच में जब जाता है तो वो उसको फिर शिकार करना सिखा देते हैं और धन कमाना सिखा देते हैं, और जब शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो फिर तो वो भंजन करना शुरू कर देता है। अब इन्होंने 2023 में जब इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई तो यू सगायम ने हार नहीं मानी, वो बार बार जाते रहे, डीजीपी से उन्होंने कहा, राज्य सरकार से उन्होंने कहा, और जो कोर्ट में मुकदमा, लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था वहां भी जाते रहे, लेकिन खनन माफिया इनको हड़काते धमकाते रहे। फाइनली ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में इन्होंने आज गुहार लगाई कि मिलॉर्ड, मेरी जो ये खनन का मामला है, इसमें चूंकि मैं गवाह हूं, मैंने फाइलें तैयार की, मेरी रिपोर्ट आपने मांगी थी, आपने स्पेशल कमिश्नर हमको अपॉइंट किया था, आपने ही ये सब कुछ 1 लाख करोड़ का निकलवाया, जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु में हंगामा हुआ था। मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे ऊपर तमाम तरह के हमलों के वो किए जा रहे हैं, मुझे हड़काया धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तुम गवाही मत दो और इन फाइलों को डिस्टॉर्ट करो। यह भी संभव है कि फाइलें नई बनाओ और दस्तखत मार दो तो सब चेंज हो जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम मिला हुआ है। लेकिन युगायम नहीं माने। हाई कोर्ट ने जब यह सुना तो हाई कोर्ट ने कहा कि मिस्टर युगायन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पर्सन फॉर दिस कंट्री। ये बहुत वैल्यूएबल पर्सन है भारत के लिए। युगायम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट, इन्होंने वीआरएस ले लिया, वीआरएस के बाद कुछ संस्थाएं इन्होंने खोली, वो संस्थाओं में युवाओं को तैयार करते हैं, उनको ईमानदारी के साथ तैयार करते हैं ताकि सिस्टम में ईमानदार लोग शामिल हो जाएं। जैसे मैं ईमानदार लोगों को तैयार करता हूं, कोशिश करता हूं कि किसी तरह से, लेकिन फिर भी वहां बहुत तेरे भटक ही जाते हैं, और कुछ नहीं भटक जाते तो टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ नहीं भटकते तो फिर उनके खिलाफ जांचें भी बैठती हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिला जज हो गए और उन्होंने तहलके मचाकर रखे हैं।
वैसे ही युगायम ने लोगों को तैयार करना शुरू किया है इस समय, और वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अगर युगायम से किसी का संपर्क हो सके तो मेरा नंबर जरूर उनको शेयर कीजिएगा। मैं उनसे कुछ मार्गदर्शन लूंगा और क्या मैं कर सकता हूं ये मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक ईमानदार आदमी जब सिस्टम में घुसता है तो कैसे तहलका मचाता है, ये युगायम ने सिद्ध किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया आज कि इनको सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी जाए, क्योंकि ये एसेट है। ऐसे ईमानदार लोग एसेट हैं, उनको जीने। अब वो मदुरई में ही अपना घर बनाए हैं या तो मदुरई छोड़कर कहीं चले, वो पहले ही दिल्ली छोड़कर चले गए थे कि दिल्ली में भाई उनका नहीं लगता, उनको तो रूरल एरिया में काम करना है। इसलिए युगायम पिल्ले को सल्यूट करना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों को यह लगता है कि ऐसे लोगों को सिस्टम में होना चाहिए तो निश्चित तौर से आपकी सलाह चाहिए, निश्चित तौर से आपका सहयोग चाहिए। मैं जिन बच्चों को तैयार करता हूं वो आवश्यक नहीं है कि वो फीस पे कर पाएं, और हमें भी संस्थान चलाना होता है ये सब के लिए। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब पारदर्शिता के साथ हो कि भाई इतना आपने डोनेशन दिया और ये ऐप पर हमने उनके एडमिशन दिए, अप्लाई बच्चे कर सकें कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो उन्हीं जिलों में जहां से वो अप्लाई कर रहे हैं। और फिर जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, सिस्टम में अच्छे लोगों को, पारदर्शी लोगों को ले जाना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए आप भी आगे आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, जरूर लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।